हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो वेलकम बैक टू आवर इंडियन इकोनॉमी क्लास। तो अभी तक हमने जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कवर कर लिया है। सो टुडे वी विल डिस्कस रियल एंड नॉमिनल जीडीपी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। सो लेट्स स्टार्ट। इसको अभी इग्नोर कीजिए, इस फार्मूला को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। नाउ करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। अच्छा, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं या रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। अगर हम करेंट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेंगे, अब अच्छा देखो, अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात नहीं हो रही। अब चाहे मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करो चाहे फैक्टर कॉस्ट हो, बट करेंट प्राइस मतलब अगर इस साल का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो और आप इसी साल के प्राइसेस आपने कंसीडर कर लिए, तो जो जीडीपी निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे जीडीपी एट करेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। लेकिन एक कांस्टेंट प्राइस हम अगर फिक्स कर देते हैं कि हम इस ईयर के प्राइसेस को कंसीडर करेंगे, तो क्या हुआ कि फिक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल बेस ईयर फिक्स किया है 2011-12। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम जीडीपी की कैलकुलेशंस करेंगे उसमें जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स का जो मार्केट प्राइस लेंगे वो हम लेंगे जो 2011 और 12 में रहा होगा उसके बेसिस पे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि फॉर एग्जांपल इस साल है और ये 2021 है, ये 2022 है। अगर मान लो कि सेम प्रोडक्ट्स आपने बनाए बट यहाँ से यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया, तो भी आपको जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा, तो आपको वो रियल पिक्चर नहीं मिलेगी। इसलिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर फिक्स कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि हम जो है 2011-12 के प्राइस पे दोनों साल का कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आता है। जैसे कि 2021-2022 इसमें क्या है, से वही सिंप्लिसिटी के लिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कॉस्ट इसकी थी 10 रुपये। करेंट कॉस्ट, अब करेंट प्राइस आप चाहे इसको मार्केट प्राइस मान लो चाहे फैक्टर कॉस्ट मान लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये और इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे 12 रुपये हो गई। ओके, आई नो 12 रुपये बहुत ज़्यादा है एक साल में 20% इन्फ्लेशन, बट फॉर सिंप्लिसिटी। और कांस्टेंट प्राइस से फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 2011-12 में इन्हीं चीज़ों के क्या प्राइसेस थे, तो हमने बोला कि 5 रुपये थे। इसका भी ऑब्वियसली जब 2011-12 एक ईयर फिक्स कर दिया तो 5 ही आएगा दोनों में। अब अगर आप जीडीपी एट करेंट प्राइस कैलकुलेट करोगे तो इसका 1000 आएगा और इसका आ जाएगा 1200, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो एक्चुअल में जीडीपी कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा, सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं। तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। बट अगर आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो 5 था, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 500 आया, तो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ 0% आई। दैट इज द रियल पिक्चर कि भाई 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए थे, अभी भी 100 प्रोड्यूस किए, तो कुछ ऐसे ग्रोथ नहीं हुई है, बस सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं। तो आप समझ गए। तो अब अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का काम क्या है कि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको ये नलीफाई करेगा। तो ये सिंपली इन्फ्लेशन का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए होता है। तो आप अगर इतना याद रखोगे, इतना समझ के रखोगे, दैट इज सफिशिएंट। बट फिर भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ्लेटर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, बट डोंट गेट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज टू मच। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन वैल्यू आपकी निकल के आएगी जो भी आपकी करंट वैल्यू है और जो आपकी लास्ट वैल्यू थी -1। 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा वो, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, अब अगर आप करंट वैल्यू देखोगे, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो बस देख लो, ज़्यादा उसमें कंफ्यूज मत हो। तो ये हो जाएगा लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई द 1 प्लस इन्फ्लेशन। कुछ नहीं, मैं बस इक्वेशंस को इधर उधर रिशफल कर रहा हूँ। अब अगर आप लास्ट प्राइस निकालना चाहोगे, लास्ट प्राइस या फिर इसको बोल सकते हो बेस प्राइस, कि आपने कोई ईयर फिक्स किया था। करंट प्राइस करंट ईयर का हो गया, लास्ट प्राइस हो गया लास्ट ईयर का हो गया, चाहे आप जो भी कोई आपका बेस ईयर होगा तो बेस ईयर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, करंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। और यहीं पे आपने ये क्या था, ये आपका था रियल करंट, लास्ट का मतलब क्या था, रियल जीडीपी, और करंट प्राइसेस पे क्या था, नॉमिनल जीडीपी।
नीचे क्या था, डिफ्लेटर था, तो डिफ्लेटर की वजह से ये क्या दिख रहा है, 1 प्लस इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन से ही एडजस्ट कर रहे हैं, राइट। डिवाइड, अगर इन्फ्लेशन से डिवाइड करके हम निकाल रहे हैं तो ये इट इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। डिफ्लेटर और कुछ था नहीं, इट इज़ जस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। अब बात यहाँ पे ये है क्वेश्चन कि ये क्या ये वही इन्फ्लेशन है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कैलकुलेट होता है? तो आंसर इज नो, इट इज़ नॉट अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, ठीक है। ये WPI भी नहीं, ये अलग से GDP कैलकुलेट करने के लिए डिराइव किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो उस बास्केट के प्रोडक्ट्स को लेता है, एक स्पेसिफिक बास्केट है प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। बट GDP क्या है, कंट्री का कंप्लीट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, वो सब कुछ कंसीडर करता है, ओके। तो इसलिए CPI हम नहीं ले सकते, तो इसके लिए स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाता है और उसके बाद वो डिफ्लेटर कैलकुलेट करते हैं। तो डोंट गेट इनटू दैट, बट आपको मैंने एक बार समझा दिया कि डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट कैसे होता है एंड हाउ इट इज लिंक्ड टू द इन्फ्लेशन। So that's all for today's class. Other topics we will continue in our next class. Thank you so much.